प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। पिछले भाग में आपने देखा उनका शराबबंदी आंदोलन जोरों पर रहता है और पूना नगर निगम चुनाव में भी उनके सारे उम्मीदवार विजयी होते हैं। फरवरी 1908 में सशस्त्र सेनानी मुजफ्फरपुर में बम के धमाके करते हैं, जिसके बाद पुलिसी अत्याचारों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। तिलक जी केसरी में सरकार की कड़ी आलोचना करते हैं, जिसे आधार बनाकर सरकार उन पर देशद्रोह का मुकदमा शुरू करती है। कि अपने खिलाफ चलाए गए देशद्रोह के दूसरे मुकदमे में तिलक जी अपना ऐतिहासिक बचाव करते हैं। उसके बावजूद उन्हें 6 साल की सजा सुनाई जाती है। सजा भुगतने के लिए उन्हें दुनिया की एक भयानक जगह मंडाले भेजा जाता है। मंडाले जेल में कुलकर्णी नाम के एक सजा याफ्ता कैदी को सरकार उनकी सेवा के लिए नियुक्त करती है। जेल से तिलक जी घर वालों को लगातार पत्र लिखते हैं और परिवार में सबको इस कठिन समय में धैर्य रखने की सलाह देते हैं। अब इसके आगे आई, राम, बाबू, चलो, भोजन तैयार है। तुम लोग खा लो, मेरा उपवास है आज। आई, तुम इतने उपवास क्यों करती हो? मामी, मंडाले से दादा का खत आया है। लिखते हैं, मैं ये अच्छी तरह समझता हूं कि मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारा जीवन कितना कष्टमय है। ये हम सब की परीक्षा का समय है। धैर्य और विश्वास से काम लिया तो 6 साल कुछ भी नहीं। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहां भी वासुदेव मेरा ध्यान रखते रखते स्वयं बीमार पड़ गया। मैंने जब खुद भोजन बनाया तो ये लगा कि इतने वर्षों से तुम मेरे लिए कितने कष्ट सह रही हो। वासु, महाराज, बुखार तो पहले से कम है। अब कैसा लग रहा है वासु? चलो कुछ खा लो। महाराज, ये क्या कर रहे हो? महाराज, मुझे तो आपकी सेवा के लिए यहाँ रखा गया है और मैं तो आपको ही कष्ट दे रहा हूँ। नहीं महाराज, आप ये सब मत कीजिए, मत कीजिए महाराज। वासु, हम दोनों के बीच पहला रिश्ता इंसानियत का है, दूसरा एक साथी का, और सबसे बाद में वह रिश्ता है जो सरकार ने तुम पर थोपा है। अगर मैं अपने पहले दोनों रिश्तों का कर्तव्य निभा ना सका तो मुझे कोई अधिकार नहीं तुम्हारी सेवा स्वीकार करने का। कुछ खा लो। आइए डॉक्टर साहब, बैठिए। हो गई आपकी जांच? जी हाँ। अब कैसी तबीयत है तिलक जी की? उतनी अच्छी नहीं है, पर दिखते तो वो काफी तंदुरुस्त हैं। जी हाँ। जरूर जवानी में कसरत करते होंगे, इसीलिए उनका शरीर काफी सुदृढ़ दिखता है।
लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता डॉक्टर साहब कि मधुमेह की बीमारी उन्हें अंदर से खाए जा रही है? हाँ। काफी तकलीफ होती होगी उन्हें। परहेज तो उन्होंने पहले से ही अपने आप करना शुरू किया है। सत्तू के सिवाय कुछ खाते ही नहीं है। कुछ दवाइयां लिख देता हूं, उतनी मंगवा दीजिए। तिलक जी का खत आया है। अच्छा, तिलक जी लिखते हैं, आप लोगों को लगता होगा वर्तमान राजनीतिक स्थिति में थोड़ा ठहराव आया तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, पर मुझे नहीं लगता 6 साल के पहले मुझे छोड़ा जाएगा। पूरे 2 वर्ष हो चुके हैं। ऐसा लगता है एक युग निकल गया है। तिलक जी ने मधुमेह के बारे में कुछ? तिलक जी लिखते हैं, मधुमेह का कष्ट रह रहकर हो ही जाता है, दवाओं का कुछ असर नहीं। अब मैंने चावल रोटी सब छोड़कर केवल सत्तू खाना प्रारंभ किया है। उससे कुछ लाभ है, पर यहाँ की गर्मी असहनीय है। जेल की कोठरी गर्मी के समय भट्टी जैसी गर्म हो जाती है, परंतु जिस लक्ष्य के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं उसमें सजा पाना हमारी मजबूरी नहीं, अधिकार है। लिखते हैं, हमारे और बुरे समय के बीच में एक टक्कर है, एक जीतेगा एक हारेगा। अगर हमने जीतने का निश्चय कर लिया तो हम ही विजयी होंगे। आई, दादा को आपके स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। राम, दंडोपंत जी को कहना, दादा को लिखे, मेरी चिंता ना करना, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। न जाने वो कैदी मुझे कैसा भोजन खिलाता होगा। उसको क्या खिलाऊंगा? क्या हुआ वासु? आटे में पानी ज्यादा पड़ गया? आटे को इसमें रख दो। लाओ। लाओ। बस इधर से पकड़ो। सारा पानी निकल जाए। ये किताबें तिलक जी को दे दो। महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो वासु। आप तो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं।
वासु, मनुष्य के मस्तिष्क में ब्रह्मा की सृष्टि की सारी ऊहापोह चलती रहती है। दुनिया में जो भी होता है उसके बारे में सोचकर समय के अनुसार कर्म करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। महाराज, आपको आपके घर की, आपके परिवार की याद नहीं आती? अब तो ये जेल ही मेरा घर है वासु। यहाँ के लोग, तुम, मेरा परिवार। महाराज, मेरी पुस्तकें, महाराज, इतनी सारी किताबों का आप क्या करोगे? वासु, यह जेल मेरी पाठशाला है। ये पुस्तकें मेरे शिक्षक और तुम सहपाठी। मैं यहां फ्रेंच, जर्मन और पाली भाषाएं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से छूटने के बाद मैं जर्मनी जाऊंगा। तुम चलोगे मेरे साथ वासु जर्मनी, वहां मेरा खाना बनाने? क्या हुआ महाराज? वही, मेरी पत्नी का स्वास्थ्य पुनः खराब हो गया। मामी, दादा लिखते हैं, मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है, तुम भी अपने स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न हो। यह मैंने भगवत गीता की व्याख्या करने के लिए एक ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया है। महाराज, महाराज, एक बात पूछूं? पूछो वासु। ये आप हर वक्त क्या लिखते रहते हैं? भगवत गीता के विषय में एक पुस्तक लिख रहा हूं। भगवत गीता तो इतना बड़ा ग्रंथ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है वासु। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, इसके बारे में विभिन्न मत हैं। वासु, हमारे देश में कितने धर्म, कितने संप्रदाय, कितनी विचारधाराएं हैं। हर संप्रदाय के प्रचारक अपने संप्रदाय और विश्वास के अनुकूल गीता का अर्थ बताते हैं। मेरी वर्षों से यह इच्छा थी कि धर्म और संप्रदाय के संकुचित दृष्टिकोण से परे हटकर मैं यह सुनिश्चित करूं कि गीता के उपदेश में श्री कृष्ण का क्या दृष्टिकोण था। और इसके लिए आवश्यक है कि मैं स्वयं को अपनी धार्मिक विचारधाराओं से अलग रखकर इसे लिखूं। तो महाराज, आप ऐसा लिखना चाहते हैं जो सबको स्वीकार हो? सब इसे स्वीकार करें यह जरूरी नहीं, पर आज की स्थिति में
वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने वालों के लिए ये अवश्य उपयोगी होगा। मंडाले में अपने बच्चों से दूर रहकर भी उनकी ओर तिलक जी का ध्यान रहता था और एक कर्तव्य दक्ष पिता की जिम्मेदारी वे हमेशा निभाते रहे। अपनी अनुपस्थिति में उनकी शिक्षा में कोई बाधा न आए, उनका ध्यान कहीं और न भटके, इसकी सूचनाएं वे अपने पत्रों में बराबर देते रहते। लिखते हैं 4 वर्ष तो निकल गए, देखते ही देखते 2 वर्ष और निकल जाएंगे। राम और बापू के लिए गणित का शिक्षक रखना चाहिए। इस उम्र में उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते होंगे। उन्हें समझाना कि अध्ययन में पूर्ण ध्यान लगाया तो अन्य लालसाओं से भी उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। परेशानियां हर किसी के जीवन में होती हैं, पर उनका सामना करना पड़ता है। परेशानियों से भागने से वो हल नहीं हो जाती। अर्जुन के सामने यही प्रश्न था कि वो युद्ध लड़े या संन्यास ग्रहण कर ले। ज्ञानी पुरुष के लिए दोनों ही मार्ग उचित हैं, पर अर्जुन की दुविधा यह थी कि वो इन दोनों मार्गों में से कौन सा मार्ग चुने। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्म ही श्रेष्ठ धर्म है, कर्म का मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। महाराज, मनुष्य तो मोक्ष प्राप्ति के पश्चात ही कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह एक भ्रांति है वासु। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को निष्काम भाव से सर्व सामान्य के लिए काम करते रहना चाहिए। दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। क्या वे ज्ञानी नहीं? दुष्टों का नाश करना क्या निष्काम कर्म नहीं? ठीक उसी अनुसार मनुष्य चाहे जितना भी ज्ञानी क्यों न हो, सदैव कर्म करते रहना ही उसका कर्तव्य है। और अगर अपने ज्ञान का उपयोग सर्व सामान्य की भलाई के लिए न किया तो ऐसा ज्ञान अर्थहीन है। पर महाराज, ज्ञानी किसे कहते हैं? सृष्टि की परिभाषा जो अपने साथ जोड़ पाए उसे ही ज्ञानी कहते हैं। दादा लिखते हैं, इतने वर्षों से स्वतंत्रता के संघर्ष में मेरी व्यस्तता ने तुम्हें भी एक सन्यासी बना दिया है। गीता में सन्यास का बहुत ही व्यापक अर्थ है। व्यापक अर्थ? हाँ, सन्यास का अर्थ सामाजिक उत्तरदायित्व छोड़ना नहीं, कर्म से सन्यास नहीं, फल से सन्यास। इस संसार की रचना मनुष्य ने तो नहीं की वासु, तो यह सोचकर कि हम में से हर किसी को परमेश्वर ने यहां पृथ्वी पर किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है, हम सब अपनी अपनी भूमिका निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से करें, यही परमेश्वर की सच्ची उपासना होगी। इसी तरह गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म का बड़ा ही सुंदरता से जोड़ बिठाया है। वो कैसे महाराज? निस्वार्थ कर्म ही भक्ति का परिचायक है और निस्वार्थ कर्म ही हमें ज्ञानी बनाता है। यही है गीता का सार। ज्ञान की इस व्याख्या को तिलक जी ने सिर्फ समझ ही नहीं लिया था, अपने में समा लिया था। बाह्य व्यवहारों का उन्होंने योग्य अवलोकन किया था और आंतरिक शक्तियों पर प्रभुत्व पाया था। इसीलिए मंडाले के प्रतिकूल वातावरण में भी वे गीता रहस्य समान लोकोत्तर ग्रंथ की निर्मिति कर सके। मोक्ष आकाश में छिपा कोई तारा या नक्षत्र नहीं जिसे सामान्य मनुष्य देख ना पाए।
मोक्ष एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक मनोवस्था है। जो ज्ञान मोह को नष्ट करता है, वही ज्ञान निस्वार्थ कर्म के लिए प्रेरित भी करता है, और यही तर्क संगत भी है। तिलक जी आगे लिखते हैं, गीता के ऊपर ग्रंथ पूर्ण हो गया है। सजा में भी कुछ ही समय बचा है। आशा है जेल से मेरे छूटने तक तुम्हारा स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। सर, ये खत तिलक जी के लिए है। किसका है? पूना से आया। पूना से? 2 हफ्ते पहले तो धोंडपंत उनसे मिलने आए थे, और फिर आज ये खत। दिखाओ। देखिए सर। क्या हुआ सर? तिलक जी की पत्नी सत्यभामा बाई अब इस दुनिया में नहीं रही। पता नहीं क्या गुजरेगी उन पर। पत्नी का आखिरी दर्शन भी नहीं कर सके। एक आदमी पर इतनी सारी मुसीबतें। देखो, उन्हें एक पत्र दिखाओ और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करो। सर आप मुझे माफ करें तो अच्छा होगा सर, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा। लगता है ये मनहूस काम मुझे ही करना होगा। जलू साहब, आप अचानक? आई एम सॉरी मिस्टर तिलक। आई एम सॉरी। सौभाग्यवती और कितनी प्रतीक्षा करती वो, कितनी प्रतीक्षा करती।
यही सोच सोच कर चली गई, यही सोच सोच कर चली गई कि मुझे कुछ हो न जाए। हिंदुओं में कहते हैं ना कि पत्नी की मृत्यु पति की आंखों के सामने होनी चाहिए। इतने वर्षों तक चुपचाप मेरे साथ सब कुछ सहती रही, सब कुछ सहती रही। और मैं उसके आखिरी समय में भी उसके पास न रह सका। बड़े बड़े संकट झेले हैं मैंने, बड़े बड़े संकट झेले हैं, पर ये रह रहकर मुझे इस बात की आशंका होती थी, और हुआ भी वही। कौन टाल सकता है उन्हीं को, उन्हीं को कौन टाल सकता है। मेरे जीवन का एक अध्याय समाप्त हुआ, लगता है अब दूसरा अध्याय भी जल्दी ही। मंडाले की 5 वर्ष लंबी रेगिस्तानी और नारकीय जिंदगी ढोने के बाद पहली बार वहां पर एक हवा का झोंका आने वाला था। धोंडोपंत जी के साथ तिलक जी के 2 पुत्र राम और श्रीधर पिताजी के दर्शन करने आने वाले थे। चलिए धोंडोपंत। तिलक जी, आपसे मिलने आए हैं आपके बेटे। तो ढूंढू सब कुशल तो है। राम बापू, ये सोफा तो
कोई खास बात सर? हाँ, बहुत ही खास। तिलक जी की रिहाई का हुक्म आया है। सचमुच? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, मेरे सिर का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। जितने दिन वे यहाँ थे, मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा हूँ, कोई पाप कर रहा हूँ। मगर उनके चले जाने के बाद उनकी कमी भी तो खलेगी आपको। हाँ, वो भी है, लेकिन इस कमी से मुझे ज्यादा खुशी होगी। देखो, मैं उन्हें ये खत पहुंचा कर आता हूं, तब तक तुम बाकी तैयारी में लग जाओ। उनका सामान, किताबें वगैरह जो पहले भेजना हो, वो सब बंधवा दो। वो थोड़ी देर बाद किया तो नहीं चलेगा सर? क्यों? क्योंकि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। सजा की अवधि समाप्त होने से 2 महीने पहले ही सामान वापस भेजना शुरू करना पड़ता है। ये मेरा मंडाले से आखिरी पत्र ही समझो।
टिकट प्लीज। मुझे तो यहाँ सरकार के आतिथ्य में लाया गया है। कौन? मैं कौन? मैं इस घर का मालिक। घर का मालिक? ठहरिए, मैं धोंडोपंत जी को बुलाता हूँ। सरकार की कृपा से अब स्वयं अपने घर में अतिथियों की तरह प्रवेश करना पड़ता है। माफ करना, आज तक तो ये बड़ा दरवाजा बंद ही रखना पड़ता था, अब खुलवा देंगे। उसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो अपने घर में प्रवेश कर चुका हूं। दादा,
पता नहीं, पर सारे शहर में आपके आने की खबर फैल चुकी है। लोगों की भीड़ पर भीड़ यहां इकट्ठी हो रही है, आपका दर्शन चाहती है। अभी इस समय सुबह के 3 बजे? अच्छा चलो मैं आता हूं। तिलक जी की मुक्ति किसी राष्ट्रीय त्योहार से कम नहीं थी। सारा देश खुशी की लहर में सराबोर हो गया। पूना में तो जगह जगह सत्यनारायण की पूजा होने लगी। हजारों लोग तिलक जी की घर की ओर दौड़े। तिलक महाराज की जय, तिलक महाराज की जय, तिलक महाराज की जय। दुख में साथी मिले तो दुख कम हो जाता है और सुख में मिले तो सुख बढ़ जाता है। आज आप लोगों को अपने साथ पाकर मेरा सुख लाखों गुना बढ़ गया है। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कुछ के हृदय में यह शंका हो रही होगी कि जेल के 6 साल की सजा ने शायद मुझे तोड़कर रख दिया होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि वो 6 साल मेरे लिए रात की नींद के समान थे और जिस तरह रात की नींद से उठकर आप लोग कल का काम आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह मैं अपना संघर्ष आगे बढ़ाऊंगा। आप लोगों के सहयोग से जो मेरा जीवन ग्रंथ लिखा जा रहा है, उसके एक नए अध्याय की रचना, उसके एक नए अध्याय का श्री गणेश आज है। और जो कुछ भी मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, ये उसकी प्रस्तावना। समय के साथ इस नए अध्याय की रचना मेरे जीवन ग्रंथ को पूर्व निर्धारित दिशा में लेकर जाएगी। यह मैं आप लोगों के सामने प्रतिज्ञा करता हूं। तिलक जी की उस लोकप्रियता से सरकार तिलमिला उठी। उसने घोषणा पत्र जारी किया कि तिलक जी को मिलने जाना सरकार का अवमान माना जाएगा। क्राइम ब्रांच का ऑफिसर होने के नाते यह सरकारी फरमान मुझे आप तक पहुंचाने का हुक्म हुआ है। उस फरमान में जो कुछ भी है वो पढ़ दीजिए मेरे लिए। पूना के जिला कलेक्टर ने पूना के लोगों और खास तौर पर आप पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। कौन सी पाबंदियां? किसी भी सार्वजनिक स्थान पर गणपति के अलावा किसी और के नाम की जय जयकार नहीं होगी। किसी भी ऐसे व्यक्ति की तस्वीर या पेंटिंग की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं होगी जो कभी भी राजद्रोह के आरोप में जेल की सजा काट चुका है। और ना ही ऐसे किसी व्यक्ति या उसके संबंधी को किसी सार्वजनिक सभा में सम्मानित किया जाएगा। धार्मिक उत्सवों के नाम पर किसी भी तरह का भाषण नहीं दिया जा सकता। और तिलक जी, आप बेझिझक कहिए, मैं सुन रहा हूं। आप लोगों से और लोग आपसे नहीं मिल सकते। आप किसी गणपति उत्सव में हिस्सा नहीं ले सकते, किसी सार्वजनिक सभा में नहीं जा सकते और किसी भी तरह का कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे सकते। और कुछ? जी नहीं, अभी तो इतना ही है। हाँ, आप इस एक कागज पे दस्तखत कर दीजिए कि आपने इसे खुद पाया। तिलक जी, मैं क्या करूं? इट्स पार्ट ऑफ माई ऑफिशियल ड्यूटी। मुझे खुशी है कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, आगे दीजिए, मैं चलता हूं। नमस्कार। ये तो सरकार की ज्यादती है। अभी तक आपको मंडाले से आए हुए 2 दिन नहीं हुए कि ये भेज दिया। जेल के बाहर भी वो आपके लिए जेल जैसा माहौल बना रहे हैं। आपके सार्वजनिक जीवन पर इतनी सारी पाबंदियां, और तो और गणपति उत्सव से भी उन्होंने आपको दूर कर दिया।
सरकार ने अगर मुझे गणेश उत्सव से दूर रख भी दिया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उनका पूर्ण आशीर्वाद तो मुझे उसी दिन मिल गया था जब पूना में पहला सार्वजनिक गणेश उत्सव संपन्न हुआ था। हां, रही बात इन पाबंदियों की, तो आपका सामना विश्व की सबसे बड़ी ताकत से है, जिसका प्रभुत्व आज सारी दुनिया पर है। उन्होंने आप पर और सारे भारतवासियों पर हर तरह की रोक लगा दी है। क्या आप इनसे लड़ पाएंगे? वो चाहे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति ही क्यों ना हो, हमारे आत्मबल के सामने उसे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई सत्य की लड़ाई, स्वाभिमान की लड़ाई है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं मुझे साहब। समय आने पर सारे हल, सारे समाधान निकल आएंगे। बस विश्व युद्ध पर अपनी नजर रखना। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे पूरे विश्व के राजकीय समीकरण उथल पुथल हो गए। यूरोप पर प्रथम विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे। हिंदुस्तान पर भी उसका असर हुआ। जर्मनी और अन्य राष्ट्रों के खिलाफ मनुष्य बल की कमी के कारण ब्रिटेन को शिकस्त खानी पड़ रही थी। उस कमी को पूरा करने के लिए उसने हिंदुस्तानियों को सेना में भर्ती करना शुरू किया, लेकिन उस कोशिश में उसे अपेक्षित प्रतिसाद नहीं मिल रहा था। Well, keeping the war in view, we need to step up our efforts to enroll as many Indians as possible in the army. I have orders directly from London. Well, sir, जब तक हम... You seem to be thinking something. You may speak without any reservations. Sir, जब तक हम हिंदुस्तानी लीडरों से बात नहीं कर लेते, तब तक सर हम... You mean that we have to give concessions to Tilak? Yes, sir. It amounts to that. Sir, जब तक हमें तिलक जी का समर्थन और सहयोग नहीं मिल जाता, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सर, अगर तिलक जी की एक आवाज पर लोग अपने घरों से निकलकर लड़ाई के मोर्चे में पहुंच सकते हैं, उनके एक इशारे पर हमारी पूरी फौजी छावनी खाली हो सकती है। So it's not the people, it's Tilak. सर, अगर... What is it? सर, अगर हम अपनी फौज में ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को भर्ती करना चाहते हैं, तो हमें तिलक जी और दूसरे लोगों से पाबंदियों को हटाना होगा सर। So it's between the devil and the deep blue sea. I'll have to speak to the governor, and we'll have a decision by tomorrow morning. Right, sir. इस बात का उल्लेख मैंने अपने अग्रलेख में किया है। नमस्कार तिलक जी। नमस्कार। आइए सदावर्ती जी, बैठिए। सरकार मुझे आपके पास भेज ही देती है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार इतनी जल्दी मुलाकात होगी। कहिए सदावर्ती जी, अब कौन सी नई पाबंदी लेकर आए हैं आप तिलक जी के लिए? इस बार पाबंदी नहीं, सरकार का संदेश है। आप ही पढ़ दीजिए ये संदेश। विश्व युद्ध की वजह से सरकार सेना में हजारों की संख्या में भारतीय लोगों को भर्ती करना चाहती है, और अगर सरकार के इस इरादे का आप समर्थन करें और अपना सहयोग दें, तो सरकार आप पर और लोगों पर हुई पाबंदियों को हटाने को तैयार है। यह बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अंग्रेज सरकार
कुछ भी बिना शर्त नहीं करती, और वो इस समय काफी मुश्किल में है। बट इंग्लैंड्स डिफिकल्टीज आर अपॉर्चुनिटी। मैं कुछ समझा नहीं। वैसे तो इस विश्व युद्ध में किसी भी पक्ष को सहयोग देना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी मैं जर्मनी की बजाय इंग्लैंड को अपना समर्थन देना पसंद करूंगा, क्योंकि वो अधिक लोकतांत्रिक है और उसकी लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति मेरे हृदय में असीम आदर है। तो आप सरकार की यह शर्त मानकर अपना समर्थन देने को तैयार हैं? हाँ, पर मेरी भी एक शर्त है। जो भी भारतीय सेना में भर्ती होंगे वो सिर्फ मरने के लिए नहीं होंगे, बल्कि उन्हें भी पद और अधिकारियों का दर्जा मिलना चाहिए और तरक्की के वो सारे प्रावधान जो कि अंग्रेज अधिकारियों को मिलते हैं, जैसे कि आप। शायद इसमें वही सब लिखा है जो आप चाहते हैं। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। क्यों खापटी जी, आपकी क्या राय है? पर आपने बहुत जल्दी फैसला कर लिया। हाँ, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मौका है और मैं इसे गंवाना नहीं चाहता था। अगर इस समय हमने ब्रिटिश सरकार के साथ अपने सहयोग की औपचारिकता निभाई तो समय पड़ने पर होम रूल के लिए हम अपनी योग्यता का दावा भी पेश कर सकते हैं। व्यापक अंतर्राष्ट्रीय हित का विचार करते हुए तिलक जी ने भारतवासियों को ब्रिटेन की मदद करने का आह्वान किया। तिलक जी का करिश्मा फिर से दिखाई दिया। हाँ, और हजारों हिंदुस्तानी सेना में भर्ती होकर दुनिया के अलग अलग कोनों में प्रजातंत्र और मानवता की लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़े। जंग की सरगर्मियों के बावजूद हिंदुस्तान की आजादी की जंग ठंडी नहीं पड़ी थी, और इस बार एक महिला जो जन्म से आयरिश होने के बावजूद भी हिंदुस्तानियों के लिए स्वराज, ये मानो उसका जीवित कार्य ही था। एनी बेसेंट उसका नाम। लेकिन 1907 की सूरत कांग्रेस के बाद तिलक जी की सहायता के बिना किसी भी योजना का आम जनता तक पहुंचना नामुमकिन ही था। इसीलिए दोनों गुटों में समझौते की चर्चा करने के लिए एनी बेसेंट मद्रास से पूना पहुंचे। मद्रास में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन का क्या महत्व? अधिकतर लोग महाराष्ट्र और बंगाल से है, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते। एनी बेसेंट इसी कारण यहां आ रही हैं। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि अगर दोनों पक्ष तैयार हों तो वो एकता का प्रयास करेंगी। लेकिन वो लोग चाहते ही नहीं है कि हम उनके साथ जाएं। कांग्रेस अधिवेशन की विषय समिति में सम्मिलित होने के नियम इसी दृष्टि से बनाए गए हैं। अलग रहने के कारण हैं, इसीलिए तो अब तक अलग हैं। बड़प्पन इसी में है कि वो इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए। किसी का अहम संघर्ष के आड़े नहीं आना चाहिए। दादा माफ कीजिए, आप 6 साल से यहां नहीं थे। आपके पीछे यहां जो कुछ हुआ उसकी आपको जरा भी जानकारी नहीं। उचित होगा अगर समझौते की बात करने का मौका आप हमें दें। डॉक्टर मुंजे, दादा साहब करंदीकर, दादा साहब खापर्डे। बैठिए। Mr. Tilak, I have news for you. Mr. Gopali has put forward a proposal for constitutional reform. I agree with it. We all want reforms, but I refuse to wait for the British to initiate it. We have to force our demands to their logical conclusion. But you must come back to Congress. The split hasn't benefited anyone else but the British. I was always for the unity of the Congress.